हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया होंगे आप मेरे ख्याल से। तो बेटा अब ये वाला लेक्चर किस बात के लिए है? ऑब्वियसली बेटा आरटीपी इनकम टैक्स वाली हमने डिस्कस करी थी पहले की वीडियो में, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स की आरटीपी के लिए वीडियो है। इनडायरेक्ट टैक्स की जो आरटीपी आप अभी मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको, वो सारी आरटीपी में अगर आप फोकस करेंगे तो बेटा ये आरटीपी आप तभी करना जब आपने इनडायरेक्ट टैक्स के स्टैच्यूटरी अपडेट्स वाले पढ़ लिए हो, क्योंकि पूरी आरटीपी में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे स्टैच्यूटरी अपडेट को बेस बना के दिए गए हैं। तो ऑल द स्टैच्यूटरी अपडेट जो कि दिए गए मई 22 के लिए, उसको बेस बनाकर मई 22 की आरटीपी तैयार की गई है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा अपडेट्स का क्या लॉजिक है। और आरटीपी काफ़ी इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन दिए गए, पता नहीं पेपर में ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं देते। बहुत इजी आरटीपी है ये वाली, तो बहुत आराम से होगी। आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, आप जब भी करो बेटा इस वीडियो को देखो तो प्लीज़ लाइक करें, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दिया करें। बुरा लगे तो चुपचाप रहिए, अच्छा लगे तो कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बेटा आपके लाइक से ये वीडियो दूसरों के पास भी पहुंचोगी, किसी और की भी मदद हो जाएगी और हमारा भी प्रचार हो जाएगा। आपकी कोई दिक्कत तो होने नहीं वाली है। तो प्लीज़ इसी आशा के साथ कि आप लाइक करेंगे, देखते ही शुरुआत करते ही लाइक कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए आप जो भी है। तो चालू करते हैं, आरटीपी को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा केस सिनेरियो वाला एमसीक्यू है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विदुला इम्पैक्ट्स लिमिटेड इज इंगेज इन सप्लाइंग स्पोर्ट गुड्स। ठीक है, खिलौने यानी कि खेलने का सामान बेचता है। द कंपनी डिड नॉट ऑप्ट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ठीक है, कंपनी ने जीएसटी के लिए अप्लाई नहीं करा है। प्रॉपर ऑफिसर अंडर जीएसटी बेस्ड ऑन इंक्वायरी फाइंड दैट द कंसर्न इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बेटा याद आना चाहिए आपको एक कानून था, अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करते तो प्रॉपर ऑफिसर जाकर सू मोटो अपना रजिस्ट्रेशन कर देगा। आपका याद करिए अच्छी तरह से, कानून रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बताया था मैंने। तो प्रॉपर ऑफिसर ने जाकर टेम्पररी बेसिस में 15 जून 2020 को रजिस्ट्रेशन कर दिया। आफ्टर बीइंग ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कंपनी ने ये सेवाएं ली बिजनेस के लिए। इनपुट सर्विस खरीदी सेवाएं, तो पहली सेवा खरीदी बेटा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की, ब्लू टैक्सी प्राइवेट लिमिटेड से। जीएसटी 12% लगता है इस पर। नंबर 2 सेवा, मिस्टर राजेश को कंपनी ने अपना टेक्निकल डायरेक्टर बनाया और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया, और वो एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का। During the course of its business, company issued an invoice to a customer and erroneously charged higher value by 34, ज़्यादा पैसे ले लिए। Such invoice issued on 28 फरवरी 2021। ठीक है, आगे दिया है फर्दर इन द मंथ ऑफ Feb 21, फरवरी महीने में कंपनी ने एक ई वे बिल जनरेट करा इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स करने के लिए। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए ई वे बिल जनरेट करा। ठीक है, हाउएवर इमीडिएटली ऑन जनरेशन ऑफ ई वे बिल बायर कैंसिल द ऑर्डर। अच्छा, बायर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, ई वे बिल जनरेट करा, पर बायर ने बोला मेरे को तो चाहिए ही नहीं, और कंपनी ने डिस्पैच भी नहीं करा था गुड्स अभी। मार्च महीने में कंपनी को हैवी लॉसेज हो रहे हैं, इसलिए उसने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया 15 मार्च 21 को, और ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन 30 मार्च 21 को आ गया, और इफेक्टिव डेट कैंसिलेशन की 15 मार्च 21 ही है। मतलब वो कैंसिलेशन एसएससी ने खुद ने करा। ठीक है, अब आपको इन्फॉर्मेशन जो दी गई है बेटा, उससे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 to 5। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है मेरे ख्याल से, तो आधे बच्चों को देखते ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाना चाहिए। क्या है आंसर? एक सेकंड। तो पहला क्वेश्चन का आंसर बड़ा इजी है। आफ्टर द ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो प्रॉपर ऑफिसर अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन करता है, विदुला इम्पैक्ट्स लिमिटेड नीड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन, अरे यार ये तो क्या है, बहुत इजी है, आपको याद होगा नोट्स में लिखा रखा है मैंने, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जैसे ही प्रॉपर ऑफिसर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करके जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 90 दिन के अंदर। और याद हो तो बेटा उसमें एक और चीज़ था कि अगर आपको लगता है कि नहीं प्रॉपर ऑफिसर तो गलत रजिस्ट्रेशन कर गया, तो आप आगे अपील भी कर सकते थे। तो 2 टाइम पीरियड आपने देखे होंगे, नोट्स में देखना मिल जाएगा आपको। तो बहुत ही ईजी है ये, तो ए का आंसर तो बी हो गया 90 डेज। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ विच द फॉलोइंग सर्विस द कंपनी इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अच्छा, कंपनी ने बेटा 2 सेवाएं ली थी, एक रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सेवा ली थी, आपको दिख रही होगी ये रही, और एक डायरेक्टर की सेवा दी थी। आपको अगर याद हो तो रिवर्स चार्ज वाला चैप्टर आप पढ़ के देखना, वहाँ पे कुछ सेवाओं पे रिवर्स चार्ज लगता है, आपको पता ही होगा। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सेवा पे रिवर्स चार्ज लगता है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सेवा पे रिवर्स चार्ज लगता है बशर्ते उसका सप्लायर पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और जीएसटी
6% चार्ज ना करता हूँ। चेक करना आप आराम से, मैंने कानून लिखा रखे आपको। तो अगर ऐसा है और उसका रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट हो तो रिवर्स चार्ज लगता है। अब यहाँ पे आप देखते हैं रेंटिंग और मोटर व्हीकल का सप्लायर कौन है। ब्लू टैक्सी प्राइवेट लिमिटेड है सप्लायर। ब्लू टैक्सी प्राइवेट लिमिटेड तो बेटा खुद बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर है। और जीएसटी भी देखो बेटा 12% ले रहा है, यानी कि 6+6 वाला। तो ऐसी रेंटिंग के ऊपर तो रिवर्स चार्ज लगता ही नहीं है। तो इसका मतलब इस सेवा पे रिवर्स चार्ज नहीं लगने वाला। आप चेक कर ले आराम से, लिखा हुआ है सब आपके पास। दूसरी सेवा ली है डायरेक्टर की। बेटा डायरेक्टर की सेवा पे भी रिवर्स चार्ज लगता है, आपको याद होगा। अगर सर्विस का सप्लायर डायरेक्टर है और रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट या कोई कंपनी है तो रिवर्स चार्ज लगता है ऑलवेज। तो यहाँ पे आप देखिए, सेवा देने वाला राजेश है, सेवा कौन सी दी है, डायरेक्टर की। और रिसिपेंट कौन है, चेक करिए, कंपनी है, विद कंपनी विदुला इम्पैक्ट्स लिमिटेड। तो इसका मतलब कौन सी सेवा पर रिवर्स चार्ज लगेगा, तो हमारा जवाब आ गया है बेटा डायरेक्टरशिप सर्विस। तो हमारा सेकंड का आंसर है बी, डायरेक्टरशिप सर्विस पर रिवर्स चार्ज लगेगा। आ गया ये। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना है कंपनी ने जो इनवॉइस 28 फरवरी को इशू किया था। याद करिए बेटा अच्छी तरह से, 28 फरवरी को कंपनी ने क्या करा है कि इनवॉइस इशू करा है जिसमें उसने रिसिपेंट से ज़्यादा पैसे ले लिए। अब आपको याद होना चाहिए, तो बच्चों को याद है अच्छी तरह से, कि जब कम पैसे लेते हो तो डेबिट नोट इशू हो जाते हैं और अगर ज़्यादा पैसे लेते हो तो क्रेडिट नोट इशू होता है। तो थर्ड का आंसर तो बहुत ही फर्जी है, जवाब है क्रेडिट नोट। बिल्कुल ईजी दिया है, बिल्कुल ईजी, मतलब कि मैं नहीं भी करा था तो शायद आप खुद कर सकते थे। फाइनल रिटर्न कब तक भरना है कंपनी को, याद करिए सेक्शन 45। फाइनल रिटर्न भरने की लास्ट डेट क्या होती है, विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। याद करिए, ये कानून है आपका, चेक करना। अभी मॉक टेस्ट में भी मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था आपको, तो चेक करें क्या है, कौन सी डेट है। तो देखिए कंपनी ने देखिए अप्लाई करा था 15 मार्च को, कैंसिलेशन का ऑर्डर आया है 30 मार्च को और डेट ऑफ कैंसिलेशन इफेक्टिव है 15 मार्च। तो एक डेट होगी बेटा 15 मार्च, एक डेट होगी 30 मार्च। दोनों में से जो डेट लेट है, लेट आ रही है 30 मार्च, इसके 3 महीने के अंदर। तो 30 मार्च से 3 महीने आगे बढ़ो, अप्रैल मई जून, 30 जून तक की डेट आ जाएगी। तो मेरा आंसर है 30 जून। फोर्थ का आंसर डी है बेटा, 30 जून तक करना है। और पांचवा तो बिल्कुल ही फर्जी दिया है, ई वे बिल अगर एक बार जनरेट हो जाता है तो क्या उसको कैंसिल किया जा सकता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ई वे बिल जनरेट होने के बाद कैंसिल हो सकता है। क्या आपको याद करिए फरवरी महीने में ई वे बिल जनरेट हुआ था और ई वे बिल जनरेट होने के बाद वो जो ग्राहक है उसने बोला कि मेरे को तो माल ही नहीं चाहिए, तो फिर गुड्स भेजा ही नहीं, तो ई वे बिल कैंसिल हो सकता है क्या, लिखवा रखा है बेटा मैंने 24 घंटे के अंदर। तो हमारा जवाब यहाँ पे आने वाला है फिफ्थ का बी, ई वे बिल कैन बी कैंसल्ड विद इन 24 आवर ऑफ द जनरेशन। पढ़ना आपके ई वे बिल के नोट्स में मिलेगा। चलिए, तो ये 5 MCQ हो गए। मैं इसके सारी करा रहा हूँ क्योंकि सारे ही बहुत ईजी हैं। तो छठा क्वेश्चन है, सॉल्व है वैसे छठा, पर फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। 6, शंभू बेटा एक ट्रेडर है जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में, दिल्ली में, खिलौने बेचता है बच्चों के। नंदी है, ये भी रजिस्टर्ड है, पटियाला में, रेगुलर रिटर्न फाइलर है, और ये बल्क में टॉय बेचता है शंभू को। यानी कि नंदी गुड्स बेच रहा है शंभू को। ध्यान से सुनना, नंदी माल बेच रहा है शंभू को, ये सप्लायर है, ये रिसिपेंट है, ठीक है। शंभू पेइंग टैक्स इन रेगुलर स्कीम, शंभू भी रेगुलर स्कीम वाले ही है, पर इसने 3 भी फाइल नहीं करा बेटा 2 महीने से। वही वाला अपडेट जो कि आपने पढ़ा होगा 138E रूल में। शंभू ने बेटा 3B नहीं भरा लगातार 2 महीने से, 2 महीने से मतलब 2 टैक्स पीरियड से। तो बेटा ये डिफॉल्टिंग GSTIN वाला हो गया एज पर रूल 138E, ठीक है। नंदी जनरेट करना चाहता है ई वे बिल। अब क्योंकि नंदी माल भेज रहा है शंभू को, तो नंदी ई वे बिल बनाना चाहता है और उसमें शंभू का नाम देना चाहता है। तो मुद्दा ये आता है कि चक्कर क्या है कि शंभू तो डिफॉल्टिंग GSTIN वाला है, तो क्या ई वे बिल में शंभू के GSTI नंबर को यूज़ करके ई वे बिल जनरेट हो सकता है। जवाब बेटा आपको अपडेट पढ़ने पड़ेंगे, बहुत ईजी है। पहले के रूल के हिसाब से अगर देखो अपडेट से पहले तो जवाब था कि नहीं कर पाता, पर अभी इन्होंने अपडेट क्या कर दिया है कि अगर डिफॉल्टिंग बंदा डिफॉल्टिंग GSTIN वाला बंदा एज ए रिसिपेंट डिफॉल्टिंग है, एज ए ट्रांसपोर्टर डिफॉल्टिंग है, तो जनरेट हो सकता है। तो अभी आप देखिए शंभू डिफॉल्टिंग है क्या, हाँ सर है। एज ए क्या डिफॉल्टिंग है, अभी ई वे बिल में शंभू का रोल क्या है, इस ई वे बिल में रिसिपेंट है, क्योंकि सप्लायर यहाँ पे शो हो रहा होगा नंदी और शंभू शो हो रहा होगा रिसिपेंट। तो अब
क्या नंदी ईवे बिल में शंभू का GSTIN शो कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो ये हमारा जवाब है, यही आगे पूछा होगा इन्होंने। तो ये आपका पहला लेन देन हो गया। फिर आगे इन्होंने ये भी बोला कि एक नारायण नाम का व्यक्ति है जम्मू का, वो शंभू के पास आया कि उसको 75,000 रुपये के खिलौने खरीदने हैं। तो अभी सुनिए, यहाँ पर अब शंभू गुड्स बेच रहा है किसको? नारायण को। तो शंभू बनेगा बेटा सप्लायर और ये बनेगा रिसिपेंट। अब इस केस में रिवर्स हो रहा है और शंभू ईवे बिल जनरेट करना चाहता है। यहाँ पे जवाब है नहीं कर पाएगा शंभू, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्टिंग है शंभू और एज ए सप्लायर ईवे बिल जनरेट कर रहा है, नहीं कर पाएगा। तो ये लिखा होगा, आपको बताना है कि नंदी और शंभू ईवे बिल जनरेट क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पढ़ लेते हैं, अगर आंसर तो अपन ने देख ही लिया तो देखते हैं। देखो लिखा कैसे है। रूल 138E of CGST रूल 2017 contain provision pertaining to blocking of e-way bill generation facility, that is disabling the generation of e-way bill. A user will not be able to generate e-way bill if the said GSTIN is not eligible for e-way bill. ठीक है, तो आप e-way bill जनरेट नहीं कर सकते अगर आपका GSTIN नंबर डिफॉल्टिंग GSTIN है। ठीक है, रूल 138E amended with notification this provide that blocking of GSTIN would only be for defaulting supplier and not for defaulting recipient और transporter, जो अपडेट हुआ अभी जो मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो in terms of rule 138E, person paying tax under regular scheme who has not furnished a return of consecutive period of 2 tax period is considered as defaulting person। किसको defaulting मानते हैं? जो लगातार 2 tax period से रिटर्न नहीं भरा होगा। In other word, e-way bill generation facility। और एक और डिफॉल्टिंग होता है बेटा, ध्यान रखना, रूल 138 में जिसका GSTIN सस्पेंड हो जाता है। तो जिसका GSTIN सस्पेंड हो जाता है वो भी डिफॉल्टिंग GSTIN बन जाता है। तो 2 रीजन है 138 में ना, ध्यान रखना। However, the suspended GSTIN can get the e-way bill generated as recipient और ट्रांसपोर्टर। पर जो भी डिफॉल्टिंग GSTIN है, अब अपडेट के बाद अमेंडमेंट के बाद एज ए रिसिपेंट, एज ए ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल बना सकता है। ये कानून है, सब लिख दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये सब कानून लिखने के बाद देखिए, thus applying the above provisions, there will be no restriction in generating e-way bill by Nandi as Nandi who is making outward movement is regular return file। तो नंदी जब रिटर्न बनाएगा जिसमें कि वो एज ए रिसिपेंट शंभू को दिखाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। भले शंभू डिफॉल्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो एज ए रिसिपेंट डिफॉल्टिंग है वहाँ पर। जब दूसरा ई-वे बिल शंभू बनाएगा नारायण वाले के लिए, तो फिर शंभू ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा, तो क्योंकि उसके लिए वो आउटवर्ड सप्लाई है, तो ई-वे बिल जनरेशन इज ब्लॉक्ड। तो ये आपका जवाब है, वही अपडेट वाला जो आपको मैंने बोला था। चलिए 7वां, आयुष्मान एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि इंट्रा स्टेट एग्रीगेट टर्नओवर 1.2 करोड़ का है पिछले साल का। उसने GSTR 3B महीने सितंबर 21 का 10 नवंबर 21 तक नहीं भरा। वैसे शायद बेटा यहाँ पे GSTR 3B की जगह 1 हो जाना चाहिए, या क्योंकि 3B की लास्ट डेट 20 तारीख तक भी हो सकती है। तो सितंबर का इसने 3B नहीं भरा, जो भी डेट है 3B नहीं भरा, और सितंबर महीने का बेटा इसका टैक्स पेबल कितना है? 8 लाख का। 3B नहीं भरा और टैक्स देना है। तो क्वेश्चन सीधा है, क्या कोई लेट फीस पेबल है? अगर हाँ तो बताइए लेट फीस कितनी है? क्या लेट फीस पेबल है? अगर हाँ तो बताइए लेट फीस कितनी है? अब केवल बेटा इंट्रा सप्लाई है, तो लेट फीस में क्या देना पड़ेगा? CG और SG की लेट फीस देनी पड़ेगी, IG की तो देनी नहीं है। तो अब याद करिए, नील रिटर्न भरने वालों की लेट फीस अभी रिसेंटली अपडेट में आपने देखी होगी, नई लेट फीस आपने पढ़ी होगी, शायद 500 रुपया 1000 रुपया होगी, शायद 500 मिला के, जो भी है अपडेट वाली आपने देखी होगी। तो यहाँ पे क्या टर्नओवर देखिए आप, टर्नओवर इसका है 1.5 करोड़ या उससे नीचे वाला, तो सेकंड कैटेगरी में आएगा शायद, आपको अगर याद हो। तो इसकी जो लेट फीस होने वाली है वो होगी 1000 CG की और 1000 SG की। तो फर्स्ट केस में लेट फीस होने वाली है 2000। ठीक है, दूसरा केस बी पॉइंट बोला है कि आपका आंसर क्या होता अगर इसका टर्नओवर 5 करोड़ होता पिछले साल का। अगर बेटा इसका टर्नओवर 5 करोड़ होता तो थर्ड कैटेगरी में आ जाता। अपडेट आप पढ़ लेना, अपडेट में आपको पता पड़ जाएगा कि कैसे में कैटेगरी बांटी है। तो जिसका टर्नओवर 1.5 से ज़्यादा है 5 के बीच में है, तो उसका जो लेट फीस होता है फिर वो होता है बेटा 2.5 + 2.5 5000 हो जाता है। तो इसमें जो लेट फीस है बेटा वो 5000 रुपये हो जाएगी, 2.5 CG की 2.5 SG की मिलाकर 5। अब बेटा मान लीजिए केवल इंट्रा दे रहा है तो केवल CG SG की लेट फीस देनी है। मान लो ये इंटर भी कर रहा होता सप्लाई, अभी क्वेश्चन एग्जाम उल्टा कर सकते हैं, मानो इंट्रा सप्लाई की जगह इंटर सप्लाई भी कर रहा होता तो CG की भी लेट फीस देनी है, SG की भी लेट फीस देनी है, IG की भी देनी है। तो CG की लेट फीस 2.5, SG की 2.5, 5 तो ये हो गए, और 5 IG की 10 देने पड़ जाते हैं। ये नंबर ध्यान रखना है अच्छी तरह से, तो ध्यान रखना है ना जो नंबर मैंने आपको बोला है। और लास्ट और फाइनल, आपका आंसर क्या होता अगर इसका टैक्स पेबल
नील होता है सितंबर में। अच्छा नील होता, फर्स्ट कैटेगरी बन जाती है बेटा लेट फीस की। और फर्स्ट कैटेगरी में जो फीस है अगर आपको याद हो तो नील वाले केस में 250 रुपये की लेट फीस है, तो 500 रुपये देने होते हैं, 250 CG के 250 SC के। तो ये आपका है, देख लेते हैं एक बार आंसर, तो फर्जी क्वेश्चन ही है। तो 7वें में आंसर देखो, ए का 2 है, सेकंड का 5 है और थर्ड का 500 है। ये तो 3 कैटेगरी थी बेटा। 250 प्लस 500 रुपये, आप ध्यान रखना बेटा नंबर, 250 CG, 250 SG और 500 IG, ऐसा है। तो इंटर इंट्रा दोनों अगर आप कर रहे हो तो CG की भी लेट फीस दो, SG की भी दो और IG की भी दो। केवल इंटर कर रहे हो तो केवल IG की दो, केवल इंट्रा कर रहे हो तो CG SG की दो। ये ध्यान रखना अच्छी तरह से नंबर। खैर वो अपडेट आपके सामने है लेट फीस का। चलिए, सब अमेंडमेंट से रिलेटेड RTP में क्वेश्चन है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बेटा कि जो भी अपडेट होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये RTP में डाल देते हैं, एग्जाम में फिर नहीं पूछते हैं। मैंने देखा हुआ है, तो एग्जाम में शायद इस अपडेट से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछें, इस एग्जाम में पुराने वाले अपडेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। जो लास्ट अपडेट्स आए थे उसके क्वेश्चन उनके एग्जाम में नहीं पूछे, तो वो शायद साले आपके लिए अमेंडमेंट काम में आ जाएंगे। तो ये बड़ा सिस्टम चल रहा है, मैंने जहाँ तक देखा है इस एग्जामिनेशन को, तो आप थोड़ा सा इसको स्मार्टली देखेंगे। अपडेट वैसे भी इस बार ईजी है, कुछ ज़्यादा बड़े अपडेट नहीं है। चलिए 8वां अपडेट, एक्स है हरियाणा का, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है बेटा बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने का। ठीक है, हरियाणा में ही कंस्ट्रक्शन का मटेरियल देना चाहता है। उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया GST में, अप्रैल महीने में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसने दिसंबर तक बिजनेस चालू नहीं करा। हमारा एक कानून होता था बेटा कि अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप अपना बिजनेस चालू नहीं करते तो प्रॉपर ऑफिसर अपनी इच्छा से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। कैंसिलेशन के रीजन में एक रीजन था, ये आराम से आप देखना नोट्स में अपने। तो प्रॉपर ऑफिसर ने वही करा, इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। आपको बताना है कि क्या प्रॉपर ऑफिसर का एक्शन वैलिड है लॉ में। इसका जवाब तो आ चुका है, यस वैलिड है, क्योंकि ये बिल्कुल सफिशिएंट रीजन है। अप्रैल से 6 महीने आप गिनोगे तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आपने चालू नहीं करा अगर बिजनेस और वॉलंटरी लेके बैठे हो तो प्रॉपर ऑफिसर कर सकता है कैंसिलेशन, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बिल्कुल वैलिड इंटेंशन है। अब प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिलेशन करा और उसने अप्लाई करा रिवोकेशन के लिए, 40 दिन बाद करा। अब वही अपडेट वाला अमेंडमेंट है, आपने अगर पढ़ा हो तो वैसे 30 दिन ही मिलते हैं रिवोकेशन के लिए। अगर आप अप्लाई करते हो तो कैंसिलेशन के ऑर्डर के सर्व होने के 30 डेज में आपको अप्लाई करना है। इसने कब अप्लाई करा, 40 डेज में करा। ठीक है, डिपार्टमेंट ने बोला कि एप्लीकेशन तो 30 दिन में देते हैं, तू कहाँ से आ गया लेट, इसलिए तेरा वो गलत है, मतलब कि तेरी एप्लीकेशन लेट हो गई, अब भाग जाए इधर से। तो मिस्टर एक्स ने बोला कि नहीं, ये जो सबमिशन का टाइम है वो बढ़ाया जा सकता है सफिशिएंट ग्राउंड में। आपको बताना है कि क्या एक्स ने जो डिपार्टमेंट को बोला कि ये टाइम लिमिट तो 30 का वो बढ़ सकता है सफिशिएंट ग्राउंड में, क्या सही है क्या गलत है। तो बेटा जवाब है हाँ सही है, बढ़ सकता है, क्योंकि बढ़ने के बाद 30 + 30 + 30 और हो सकता है। तो जवाब दोनों के सही है, तो जवाब तो पढ़ती क्वेश्चन आ गया है। एक बार देख लेते हैं लैंग्वेज कैसे लिखी इन्होंने, आंसर देखो कैसे लिखते हैं। अब बेटा देखो इसमें कौन सा प्रोविजन काम में आ रहा है। एक तो वो काम आ रहा है कैंसिलेशन वाला प्रोविजन की प्रॉपर ऑफिसर कैंसिलेशन किन रीजन से कर सकता है। इन्होंने देखो वो कैंसिलेशन के सारे रीजन लिखे, पहले 1 2 3 ये सब रीजन मैंने आपको लिखवा रखे नोट्स में, देखो ये सारे रीजन लिखे। फिर इन रीजन में एक रीजन वो भी है, वो देखो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया और 6 महीने के अंदर अगर धंधा चालू नहीं करा तो प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर देगा आपका रजिस्ट्रेशन। तो वो पहले रीजन लिखे, प्रोविजन लिखा, उस प्रोविजन के बेसिस में इन्होंने बोला कि हाँ वैलिड है। तो मतलब समझ रहे हो अपना आंसर लिखने का तरीका, देखो जो भी प्रोविजन यूज आ रहा है कोड दैट प्रोविजन देन कंक्लूड योर आंसर। फिर दूसरा प्रोविजन क्या, वो 30 दिन वाला लफड़ा था सेकंड क्वेश्चन में कि 30 दिन में अप्लाई नहीं करा तूने, गलत है। तो उसके लिए जवाब क्या हो जाएगा, वो अपडेट वाला कानून लगा दिया होगा। तो वो अपडेट वाला कानून देखो 30 दिन तक बढ़ा सकता है ACJC, और अगले 30 दिन तक बढ़ा सकता है कमिश्नर, नया वाला जो कानून है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो ये रिवोकेशन का लिए बिल्कुल वैलिड है। तो कंटेंशन ऑफ एक्स इज वैलिड इन लॉ। तो आंसर तो मैंने बता ही दिया है, बस लिखने का तरीका आपके सामने ही है। और बेटा आ चुके हैं हमारे, कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये 8वां हो गया, 9th प्रैक्टिकल क्वेश्चन है पहला। ये भी अपडेट से रिलेटेड है, भी आपको पता पड़ेगा। गीता सर्विस लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर GST इंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विस टू गवर्नमेंट। तो गीता सेवाएं देती है सरकार को, सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। आपको फटाफट से एक एग्जाम्शन वाला टॉपिक खोल के बैठ जाना है अपनी कॉपी के अंदर। सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट कौन कौन सी एग्जाम्प्ट होती है, आराम से वो लेक्चर खोल के बैठेंगे आप। सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को दी गई बहुत सारी सेवाएं एग्जाम्प्ट होती है। तो गीता सेवा देती है गवर्नमेंट को, कौन कौन सी सेवा दी अप्रैल महीने में आई है। सबसे पहले मैन पावर सप्लाई करने की सेवा दी रोड क्लीननेस के लिए, और उसमें कोई गुड सप्लाई नहीं था। बेटा याद करो, मैंने एग्जाम सप्लाई के चैप्टर में चिल्ला चिल्ला के बोला था
कोई सी भी सेवा अगर आप सरकार को देते हो, प्योर सर्विस अगर होती है, वो कौन सी सर्विस होती है? प्योर, जिसमें गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, तो वो एग्जेम्प्ट होती है। पढ़ना आप आराम से, मैंने बता रखा है सब आराम से, नोट्स में देख लेना आप। तो एग्जेम्प्ट होती है, पहली सप्लाई आपके लिए एग्जेम्प्ट है, प्योर सर्विस, क्योंकि गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। नंबर 2, सर्विस प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप। आपको याद हो तो ये तो अच्छी तरह से आपको स्पेसिफिकली लिखाया था, फेयर प्राइस शॉप के द्वारा दी गई सेवा क्या होती है? एग्जेम्प्ट। याद करो लेक्चर में, राशन की दुकान वाले ने अगर कोई सेवा सरकार को राशन की दी तो एग्जेम्प्ट होती है। मैं आगे पढ़ भी नहीं रहा इसके अंदर, तो फेयर प्राइस शॉप आती है, एग्जेम्पशन मिलनी है, तय कर दिया मैंने, एग्जेम्प्ट कर दी मैंने, खत्म बात। तो सेकंड सेवा भी जो गीता ने दी वो एग्जेम्प्ट है। तीसरी सेवा गीता क्या दे रही है? मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट इन म्युनिसिपल एरिया। अच्छा, लाइट वाइट मेंटेनेंस का काम दे रही है, ठीक है, जिसमें बेटा पुरानी लाइट को रिप्लेस करना भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, यानी कि गुड्स भी सप्लाई है, प्योर सर्विस नहीं है ये, गुड्स प्लस लेबर दोनों है। लाइट खराब होगी तो लेबर जाएगी ऊपर जाके वो लट्टू वट्टू चेंज करेगी, तो दोनों है। और यहाँ पे अगर आपको याद हो तो देखो गुड्स की वैल्यू कितनी है? जनरली रिप्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट लाइट एंड अदर स्पेयर कॉन्स्टिट्यूट 35% ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। याद करिए बेटा, मैंने इसमें भी एक एग्जामिशन बोला था, मैंने कहा था कि अगर प्योर सर्विस है तब तो पूरी एग्जेम्प्ट है, पर अगर प्योर नहीं है, आप गुड्स भी देते हो सरकार को सेवा के साथ साथ, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपकी सेवा एग्जेम्प्ट है अगर सप्लाई की गई गुड्स की वैल्यू टोटल वैल्यू के 25% ज़्यादा नहीं है। याद करना, कानून होगा, कॉपी में आपके लिखा हुआ है सब, तो 25% ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कितना है, 35% है, तो वो एग्जामिशन मिल नहीं पाएगी, इसलिए इसको क्या कर दिया जाएगा? टैक्सेबल। ये सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा? टैक्सेबल। और लास्ट और फाइनल चीज़, सर्विस ऑफ ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी जो अमेंडमेंट आया, ट्रेनिंग से रिलेटेड सेवा अगर आप सरकार को देते हो तो वो एग्जेम्प्ट होती है, एग्जेम्प्ट होती है। पहले क्या था कानून? अगर पूरा खर्चा सरकार उठाए तो एग्जेम्प्ट होती है। अभी क्या कानून आ गया? 75% और मोर खर्चा सरकार उठाए तो एग्जेम्प्ट होती है। पर यहाँ पे देखिए आप, सरकार कितना खर्चा उठा रही है? 70% ही टोटल खर्चा उठा रही है, तो वो अपडेट के बाद भी वो एग्जेम्पशन नहीं मिल पाएगी, इसलिए ये क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। तो ये वाली सेवा भी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। तो ओवरऑल मिलाकर आपको टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ये तो बतानी है, प्रैक्टिकल तो है ही नहीं, मतलब ये बताना है कि किस पे टैक्स लगेगा और किस में नहीं लगेगा। तो जवाब क्या आ गया? 2 एग्जेम्प्ट है, 2 टैक्सेबल है। आंसर देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट सेकंड एग्जेम्प्ट है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, अब आराम से पढ़ लेना, कॉपी में सब लिखा हुआ है। ये टैक्सेबल। और चलते चलते आ गए अपन लास्ट क्वेश्चन में, थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत ही फर्जी, अभी मैंने अपने मॉक टेस्ट में भी डाल दिया था। आपको याद हो तो बेटा रूल 86B है, 90% वाला कानून आपको पता होगा, आईटीसी में बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, तो वहाँ पे याद होना चाहिए रूल 86B के कोई एक्सेप्शन है क्या? मैंने लिखवाए थे आपको कि वो 90% वाला प्रोविजन पूरे करने की जरूरत नहीं है कुछ लोगों को, तो थ्योरी क्वेश्चन है, तो आराम से आपको मैंने नोट्स में भी लिखा रखा है, और ये इन्होंने जवाब दे दिया। याद है ना वो ऐसे लोग जिन्होंने इनकम टैक्स चुकाया 1 लाख या ज़्यादा, रिफंड क्लेम करा, लिखवा रखा है मैंने सब आपको, तो अब आराम से उसको देख सकते हैं। तो थ्योरी क्वेश्चन है, रूल 86B के एक्सेप्शन सब पढ़ते ही हैं, तो उसमें कोई समझाने की जरूरत मेरे को लगती नहीं है। तो ये ओवरऑल मिलाकर आपका आरटीपी कंप्लीट हो गया, पूरे आरटीपी हो गया है जीएसटी का। तो आराम से बेटा अपडेट के बाद इसको आप देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।